हेलो हेलो। हेलो, हा बोल ना. पैसे भरले का कशाचे? एग्जाम फी? हो. हेलो 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 गर्ल्स, मेरी जा रही बेटा? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। सो अभी हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट का जो टॉपिक हमारा बचा था हम वो देखेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा कहाँ तक हो चुका है? यस मैम। ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने मॉडल नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ए एंड बी आपको असाइनमेंट दिया था। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। विजिबल है? नो मैम। विजिबल नहीं है? यस मैम। यस 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 मैम। तो इसमें मैंने आपको ए एंड बी आपको असाइनमेंट दिया था मैंने क्वालिटी मॉडल्स में। तो आप लोगों का क्वालिटी मॉडल्स का हो गया बेटा ए एंड बी असाइनमेंट? किसने किया है? नहीं मैम। क्यों बेटा? अभी हमारे दोनों सिलेबस दोनों सब्जेक्ट प्रॉपर चल रहे हैं।
मतलब अब उधर का भी हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट होगा और यहाँ पे भी हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट है। मेलो हाँ मैम। रियल डी ई आर बी एन क्यू ए मॉडल। एन क्यू ए देन हम पहला वाला देखेंगे RBNQA असेसमेंट प्रोसेस है, जिसमें कि हम एम्प्लॉयमेंट का देखा जाता है कि किस एम्प्लॉयमेंट को कौन से अवार्ड और कौन से प्राइज या कौन से उनको बेनिफिट हम दे सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। तो ये IMS से इसको स्टैब्लिश किया गया है, और IMS का फुल फॉर्म होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये अलग अलग मेडल्स होते हैं, जिसमें कि मेडल्स में डिसाइड किया जाता है किसको कौन सा रनर अप मिला जाएगा, किसको कौन सा प्राइज दिया जाएगा। स्क्रीन शो हो रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है। तो यस ये मैम। IMC, ये भी लिख के रखो, IMC का फुल फॉर्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं। IMC यहाँ पे दिख रहा है लिखा, देखो IMC दिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है?
IMC का फुल फॉर्म क्या है? ये है लिखा है यहाँ पे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उन्होंने डिसाइड किया है कि RBNQA असेसमेंट प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो RBNQA assessment process, it is a matter of great satisfaction that the IMC RBNQ award process has delivered multiple benefits to Indian industries। ठीक है, तो कई सारे ऐसे अवार्ड्स है जो इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं, जहाँ पे उनको प्रोसीड करने के लिए, आगे के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस बाय विनर्स, जहाँ पे कि अपने जो विनर्स होते हैं वो अपना प्रैक्टिसेस बताते हैं, बेस्ट आइडियाज बताते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज में कोई टॉपर होगा तो वो कैसे बताते हैं, अपने व्यूज बताते हैं, अपने किस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी से किया है टॉप। ठीक है, द एग्जामिनर्स हु डेवलप इनटू अ पूल फॉर क्वालिटी एक्सपर्ट्स, द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच फील्ड एग्जामिनर्स enabling self assessment, and last but not least the feedback report to an applicant organization। तो वो सारे फीडबैक फॉर्म जिनसे लेते हैं, तरीके से आइडिया है, कैसा बिजनेस को रन किया, किस क्या चीजें उन्होंने टैकल की। ठीक है, गर्ल्स किसका माइक ऑन है बेटा, ऑफ करो, म्यूट करो बेटा, म्यूट योरसेल्फ। A benefit from this process, इसका बेनिफिट ये होता है, in fact every applicant has expressed that the every process of writing an application has been a learning experience। ठीक है, तो वो सारे जो भी उनके थॉट्स है, जो भी उनके आइडियाज है, वो फीडबैक उनसे लिया जाता है। जैसे कि आप लोगों का भी कोई गेस्ट लेक्चर होता है या सेमिनार होता है, तो उसके बाद आपका एक आपसे फीडबैक लिया जाता है कि विच पॉइंट यू डू यू थिंक कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है वो पॉइंट। ठीक है, written application, it has a given them great insight into the working of their own organizations, the strengths and the weakness। क्या strength रही, क्या weakness रही, क्या knowledge रहा, उनका क्या experience रहा, किस तरीके से कौन से इसमें उन्होंने difficulty face करी। ठीक है, the application is up to 75 pages, report is 75 pages की report होती है on the organization responding to the various criteria of the IMC। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से वो लोग फॉर्म फिल करते हैं। 75 पेजेस होते हैं जिसमें कि अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेलेंस, the information provided in the application is so comprehensive that quite often the documents is also used as an indication manual for a new entrance। ठीक है, तो कई जगहों पे वहाँ पे वो लोग सर्टिफिकेट या जो भी उनका मैनुअल होता है, रिपोर्ट होता है, वो सब चीजें वहाँ पे वो सबमिट करते हैं। All applicants receive feedback report commenting on the strengths on their strengths and opportunity for improvements। तो हर एक जन अपने अपने स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिली है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या स्ट्रेंथिंग है, क्या क्या पावरफुल है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली, क्या क्या सपोर्ट मिला उनको, वो सब चीजें वो लोग लिखते हैं। The IMCRBNQA has established 6 eligibility criteria for the award। तो इसमें 6 कैटेगरीज डिवाइड की गई है। दोज आर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, स्मॉल बिजनेसेस, ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 दिख गया आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन से है बोलो? 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से हैं? प्रेरिका, शुभांगी। Eligibility categories for the award: manufacturing, service, small business, or area, organization, education, and healthcare. Yes, so these are the 6 eligibility। Education, any for profit, not for profit business institutions located in the India may apply for the award। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, ये सब क्राइटेरिया में वो अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं।
Eligibility for the award is intended to be as an open as possible to all Indian organization. और ये सबके लिए ओपन होती है, सिर्फ अपने ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्राइटेरिया, जो भी बिजनेस इनका भी है. The overseas operations of Indian business group are also eligible to apply for the award. The overseas operations जो होते हैं लोग, वो लोग भी eligible होते हैं इसमें अवार्ड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए. तो ये एक स्ट्रक्चर दिया है कि किस तरीके से चलता है. एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन दिया जाता है, जैसे कि आपको भी एलिजिबिलिटी पता है. आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए आपको पहले 12th पास करना है. अगर 12th पास हो तो मतलब आप एलिजिबल हो ग्रेजुएशन करने के लिए. ठीक है. देन अवार्ड एप्लीकेशन क्या क्या आती है, अवार्ड एप्लीकेशन भरना पड़ेगा. इसमें न्यू एग्जामिन सर्टिफिकेट भी मिल सकती है या फिर रिटर्निंग एग्जामिनर री सर्टिफिकेशन मिलता है. देन उनके एग्जामिनेशन होती है यहाँ पे. देन एग्जामिनेशन के बाद क्या आता है, इंडिपेंडेंट रिव्यू. सबके अलग अलग रिव्यू रहेंगे. मैं शुभांगी से अलग ले रही हूँ, प्रेरिका से अलग इंटरव्यू ले रही हूँ, सबसे अलग अलग इंटरव्यू ले रही हूँ. ठीक है. देन कॉन्शियस रिव्यू एंड इंडिविजुअल रिपोर्ट. कॉन्शियस मतलब आपका अलग से क्या कॉन्शियस रिपोर्ट निकल रहा है, कॉन्शियस व्यू क्या है, इंडिविजुअल रिपोर्ट क्या है उसमें सबका. देन सीट विजिट रिव्यू, साइड विजिट रिव्यू, जहाँ पे आपको कोई साइड पे ले जाके आपको विजिट करा रहे हैं और आपको वहां से पूछ रहे हैं कि क्या है वहां पे, क्या लोकेशन है. ठीक है. देन अवार्ड कमिटी रिव्यू. देन अवार्ड कमिटी रिव्यू को जब आपका डाटा मिला, आपका रिज्यूमे जो आप एप्लीकेशन देते हो कहीं पे जॉब पे, तो वो कमिटी वो डाटा देखकर क्या बोल रही है, क्या फीडबैक दे रही है कि ये पर्सन को बुलाया जाएगा या ये पर्सन को बीथ हेल में रखो या इसको सेकंड पोजीशन देंगे या इसको 1 पोजीशन देंगे. तो ये कमिटी डिसाइड करती है. देन जजेस फाइनल रिव्यू. और जज क्या करता है, ये जो भी ऑप्शन है 1 2 3, वो इन तीनों में से किसी एक को चुनता है फिर. ठीक है. वो इन जो भी कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 आप लोगों ने एरिया को सेलेक्ट किया है कि ये इंडस्ट्रीज है, इनको हमने सेलेक्ट किया बेस्ट एंड बेस्ट में से. तो जो जज है इसमें से क्या करेगा, इसमें से कोई भी एक पैनल वाले को वो कोई भी क्राइटेरिया पे जाके चेकिंग करेगा और कोई एक को वो सेलेक्ट करेगा कि इसको हम अप्रूव कर रहे हैं और इसको हम अवार्ड देंगे. ठीक है. आज आप लोगों ने भी देखे होंगे काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कि कंपनीज को अवार्ड दिया जाता है कि बेस्ट एम्प्लॉयज या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाता है. हर एक के लिए अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स रखे जाते हैं. The award process is a highly structured and transparent systems involving individual assessment. ये काफी ट्रांसपेरेंट होता है और ये इंडिविजुअल सबको इसको इसके बारे में पता जाता है और इसका जो भी रिजल्ट है वो ऑन द डिस्प्ले साइट पे किया जाता है या तो फिर ऑन द बोर्ड पे किया जाता है, जिसमें कि सभी को इसको पता रहता है. इसमें कोई सेटिंग या इसमें कोई अंदर से कोई काम नहीं होता है. ठीक है. कॉन्शियस मीटिंग एंड साइट विजिट भी कराया जाता है इसमें. There are 4 stages in which the entire assessment process showcase a great level of open communication between applicants. जो 4 क्राइटेरिया दिए, 4 स्टेजेस, जिसमें कि जो भी एप्लीकेंट है, जैसे मेरे पास अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो मैं आप लोगों के हर एक क्राइटेरिया देख रही हूँ. आपका मैं रिटर्न टेस्ट देख रही हूँ, फिर आपसे मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, फिर आपसे कोई स्किल देख रही हूँ. तो वैसे इनके भी 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं. Profit of examiners approved by applicants to avoid conflict of interest. Applicant organization invited for a 1 hours presentation during conscious meeting. ठीक है. यहाँ पे आपको 1 hours की conscious meeting का आपको बोल रही प्रिपेयर करने, आप प्रेजेंटेशन देने बोल रही हूँ या कोई डाटा कलेक्ट करने का बोल रहे हैं. Also addresses queries of the members of the examining team. जो भी queries आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रेजेंटेशन के टाइम में, तो जो भी जजेस है, जो भी जजेस के जो भी क्वेश्चंस है वो भी वहाँ पे वो डाउट क्लियर कर रहे हैं. Then site visit issues sent to applicant organizations well in advance to so that they are prepared for the final stage of assessment. साइट विजिट होती है जहाँ पे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कमिटी को जाके देखा जाता है या उनके सेटअप को जाके देखा जाता है कि उनका सेटअप कैसा है, हेल्दी है कि नहीं है, हाइजीन है कि नहीं है. On receipt of feedback report, applicant organizations can request examiner to explain the area for improvement maintained in the report. और जो भी चेंजेस है या जो भी एक्सप्लेन है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे डिटेल्स उसमें वो शेयर करते हैं. So these all are the RBNQA assessment. समझ में आया इतना? हाँ मैम.
देन उसके बाद है हमारा आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज ना, आईटी कराया था शायद, आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज। आईटी आपको पता है, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल जो भी होता है वो आईटी होता है। और बीपीओ इज स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये भी शायद मैंने कराया था, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। विजिबल है आपको? व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग? बीपीओ। बीपीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें बिजनेस प्रोसेस में जो भी आउटसोर्सिंग है उसके बारे में पता जाता है, जैसे कि इज अ प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ स्पेसिफिक वर्क प्रोसेस और अ प्रोसेस टू एन इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। जो भी इंटरनल सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, जैसे कि आपके पास होटल है, होटल इंडस्ट्री चला रहे हो, तो होटल इंडस्ट्रीज में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से मार्केटिंग आ रहा है, मार्केटिंग कहाँ से हो रही है, कस्टमर्स को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, जो भी इंटरनल सपोर्ट है वो सब चीजों को देखा जाता है। जो वो कौन सी सर्विस होती है, इंक्लूड पेरोल, अकाउंटिंग, ट्रेडमार्क। कौन से ड्यूटीज होती है? पेरोल, अकाउंटिंग, ट्रेडमार्क, टेल मार्केटिंग, डाटा रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट एंड मोर। और इससे भी कई सारे ऐसी चीजें होती हैं। तो ये सब एरिया इंटरनल सर्विस में वो लोग देखते हैं। कौन? बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। usually fill supplement as opposed to core business functions with service that could be an either technical or non technical। ये कई बार टेक्निकल भी हो सकता है और कई बार नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। From fledgling startups to massive Fortune 500 companies, business of all size outsource process and demand continues to grow as new and innovative services are introduced and business seek advantages to get ahead of the competition। ठीक है। अब कई सारे इंटरनल सोर्सेज है, जिसमें कि अगर आपके पास होटल रनिंग कर रहे हो तो आपको होटल में कुकिंग से लेके आपको प्लेट से लेके आपको प्लेट्स को डिश वॉशिंग से लेके आपको सब चीजें देखना है, सब मेंटेन करना है। आपको ऑर्डर किस तरीके से लेना है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना है, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको क्लियरेंस करना है, आपको जो भी टेबल जो भी आपने उनको प्रोवाइड किया, प्लेट्स है या जो भी चीजें दी है उनको वापस लेकर आना है, फिर उसको वापस क्लीन करना है, इसको वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपको डिटर्जेंट लग रहे हैं, आप अगर हैंड से कोई वॉश कर रहे हो तो हैंड वॉश करने के लिए आपको वर्कर्स लग रहे हैं, अगर मशीन में वॉश कर रहे हो तो मशीन से वॉश करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, आपको सोप डिटर्जेंट लग रहा है, पानी लग रहा है। फिर ये सब होने के बाद जो प्लेट जब ब्रांड होके जब सूख कर बाहर आती, फिर आप उसको उसकी जो क्वालिटी है वो प्रॉपर है या नहीं है, फिर वापस उसको आपको ट्रे में सेट करना है, जहाँ से कि बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको यूज कर सके। तो ये सारी इंटरनल सर्विसेज को वो लोग डे बाय डे जो डे बाय डे क्या कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो साइकिल है वो स्मूथली चल सके। ठीक है। BPO can be an alternative to labor migration, allowing the labor force to remain in their home country while contributing their skills abroad. BPO is often divided into two main types of services. इसमें BPO main two type categories में divide होते हैं, back office and front office। ये होटल इंडस्ट्रीज में काफी लोग होते हैं जो बैक ऑफिस में काम करते हैं, और फ्रंट ऑफिस जहाँ पे कि फ्रंट ऑफिस में आप गेस्ट्स को अलॉट करते हो, गेस्ट से इंटरेक्ट करते हो। ठीक है। तो दो पीपीओ जो है दोनों डिवीजन में काम करता है, दोनों इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैक ऑफिस में भी प्रोवाइड करता है और फ्रंट ऑफिस में भी। बैक ऑफिस सर्विस इंक्लूड इंटरनल बिजनेस प्रोसेस सच एज अ बिलिंग और परचेसिंग। ठीक है। बैक ऑफिस क्या कर रहा है यहाँ पे, जो भी बिलिंग का काम है या जो भी बिल निकालने का, अगर खाना वाना अगर ऑर्डर कर रहे हो तो बिल कहाँ से बन के आ रहा है, अंदर से ही बन के आ रहा है। ठीक है। और फ्रंट ऑफिस क्या करता है, वो बिल का डायरेक्ट उनको बताता है कि आपका इतना बिल हुआ है। ठीक है।
जैसे कि फ्रंट ऑफिस सर्विस pertain टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज कस्टमर्स सच एज मार्केटिंग एंड टीच सपोर्ट। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको हमारा जो भी फैसिलिटीज है, जो भी सर्विस है, उनको अच्छी लगे। BPOs can combine these services so that they work together and not independently। और BPO क्या करता है, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस को जोड़ के रखता है, जिससे कि दोनों साथ में काम करने से उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। समझ में आया गर्ल्स? बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस समझ में आया? हाँ मैम। आप लोग भी कभी होटल में जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जो फ्रंट में जो मैनेजर बैठा होता है हमको वही दिखता है। हम लोगों को वो लोग दिखते हैं क्या, अंदर में जाके जो कुकिंग कर रहा है, जो डिश वॉश कर रहा है, वो दिखते हैं क्या? नहीं। वो लोग कौन है? वो लोग बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्रंट में है, जो वेटर है, हम उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं। वो वेटर क्या कर रहा है, अंदर जाके जो भी एक पर्सन वहां बैठा होता है उनको बताता है कि ये प्लेट आपको बनाना चाहिए। ठीक है। और वो वहां से बन के आती है, फिर वो वेटर वही प्लेट लाके आपको सर्व करता है। तो देखो इन दोनों में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अब वो वेटर को ही पता है, जो जिसने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर बन के जब आएगा तो वो ऑर्डर एक जन को बताया, और जैसे एक का चाइनीज है या एक का कुछ और है, एक का कुछ और है, वो सारे चीजों को वो बरोबर कलेक्ट करके बरोबर टेबल पे ला रहा है। आपके साथ साथ कई और भी टेबल्स है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से याद है कि ये वाला ऑर्डर किसका है। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस है, इतना कोऑर्डिनेशन है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, उनको पता रहता है कि कौन सा ऑर्डर किसका है। ठीक है। और दोनों तरफ से काम करने से, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस मिलके काम करने की वजह से, दोनों का सर्विस अच्छे होने की वजह से दोनों का काम बहुत अच्छे से होता है। द BPO industries is divided into the three categories based on the location of the vendor। थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये भी डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरीज में और कौन से लोकेशन में आते हो, आप कौन से लोकेलिटी में आपका बिजनेस स्टार्ट है आपका। A business can achieve total process optimizations by the combining the three categories। पहले ऑफशोर दिया है, ऑफशोर वेंडर्स आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द कंपनीज ओन कंट्री। फॉर एग्जांपल, a USA company may be use offshore BPO vendors in the Philippines। तो फिलीपींस क्या है, ऑफशोर कंपनी है, वेंडर्स है, जहाँ पे कि फिलिप्स भी इसको अडॉप्ट करती है। देन नियर शोर क्या है, नियर शोर वेंडर्स आर लोकेटेड इन द कंट्रीज दैट नियर the contracting company's country। For example, the United States BPO is Mexico is considered as a near shore vendor। तो मैक्सिको एक नियर में है, मतलब हमारे कंट्री के पास में ही है, जिसमें कि वहां पे भी कुछ कंपनीज है हमारे नागपुर के, हमारे इंडिया के, वो वहां पर भी काम कर रहे हैं। देन ऑन शो वेंडर्स क्या होते हैं, विद इन द सेम कंट्री में ही उनका कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है, तो सेम कंट्री में ही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी सेटल्ड Washington could use an onshore outsourcing vendors located in the satellite Washington or in the Huntsville, Alabama। ठीक है। तो ये ऐसे onshore vendors है। ठीक है। तो these are the three categories। BPO भी आपको समझ में आ गया। आज हमने RBNQA किया कंप्लीट। पहला पॉइंट मुझे मिला नहीं है, ये प्रॉपर क्या है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे पहला टॉपिक हो। मैंने पहला टॉपिक नहीं किया है। ये वाला जो पहला वर्ड दिया है ना गर्ल्स, पहला वाला दिख रहा है ये, इसको कट कर, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर अगर वो नहीं मिलता है तो उसको साइड में रख देंगे हम लोग बाजू में। ठीक है। उसमें से आपको क्वेश्चंस या आपको पेपर में उसके रिलेटेड कुछ चीजें नहीं आएंगी आपको। जो मैंने आज कंप्लीट किया है वो RBNQA मॉडल एंड IT एंड BPO सर्विसेज के बारे में बताया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैपेबिलिटी मेजरिंग मॉडल्स, CMM और कंट्रोल चार्ट। ये दो टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मॉडल नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गर्ल्स, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। हमारा दो मॉडल नंबर 3 के सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं अभी, यस CMM मैम। एंड कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, टाइप्स दिया है इसमें, न्यूमेरिकल्स वाले भी होते हैं कंट्रोल चार्ट, हम वो भी सब पढ़ेंगे। देन हमारा फिर लास्ट मॉडल ही बचा है, 4th।
गर्ल्स किसी को कोई डाउट है, एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. एक काम करो ना, तुम लोग मेरा फोन ले लिया करो, बाहर भूल जाया करो उसको। गर्ल्स किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम. और जो इवेंट का भी जो रिपोर्ट है वो भी जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, क्योंकि एक हाँ हफ्ता मैम. हमारा जो वर्कशॉप ही रहेगा, तो एक हफ्ता हमारा वर्कशॉप में ही जाने वाला है। हाँ मैम. वर्कशॉप में काफी आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी क्वेरीज आती है, और वो जो भी सिखाएंगे आपको वो सब चीजें अरेंज करके रखना अपने पास में। Yes मैम. आपको बिफोर वन डे आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या लेना है, पेपर रखना है, ग्लू रखना है, स्केल रखना है मेजरिंग के लिए। जो भी इक्विपमेंट्स आपको बताएंगे वो पहले दिन ही आपको पता चल जाएंगे। Yes मैम. मैम. हाँ बोलो शुभांगी। मैम हो जाए लिफ्ट. हाँ हाँ ले पूछो। थैंक यू मैम. हैव अ गुड डे.